वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समीपता अनुबंधन सिद्धांत, कॉन्टिगियस कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसने दी है? एडविन रे गुथरी ने दी है। हम लोग अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं और ये हमारी अगली थ्योरी है। तो ये कौन थे? ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग वाली जो थ्योरी है उसके साथ इन्होंने अपने जो विचार हैं उनका समन्वय करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो अनुबंधन है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच जो एक एसोसिएशन होता है, वो रीइंफोर्समेंट से स्थापित नहीं होता है ना। ये कहते थे कि ये रीइंफोर्समेंट से स्थापित नहीं होता है। ये इसलिए स्थापित होता है क्योंकि वो चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं, वो चीज़ों का उनसे कनेक्शन बन जाता है, वो चीज़ें उनके समीप आ जाती हैं, इस वजह से ये चीज़ें साथ होती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया और इसी कारण से इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया समीपता सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, इन्होंने अपने जो सहयोगी थे, इनका नाम है जेपी हॉटन, है ना। इनके साथ मिलकर इन्होंने बिल्लियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो रिज़ल्ट आए उसके आधार पर इन्होंने, उसके जो परिणाम थे उसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं: प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, इकहरा प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। तो इन्होंने क्या किया कि गुथरी तथा हॉटन ने अपने प्रयोगों में से एक पज़ल बॉक्स का उपयोग किया। उस पज़ल बॉक्स में एक लीवर नुमा छड़ी या एक पोल लगा हुआ था। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक पोल लगा हुआ है। इस पोल पर बिल्ली का कोई भी अंग स्पर्श अगर हो जाता है तो बक्से का दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक, और बिल्ली को भोजन मिल सकता है। और ये जो बॉक्स था, ये जो पज़ल बॉक्स था, इसकी खासियत ये थी कि ये शीशे का था, मिरर का बना हुआ था। और इस बात की व्यवस्था की गई थी कि बिल्ली का कोई भी अंग जब पोल से स्पर्श करेगा, ठीक, तो बिल्ली की जो शारीरिक मुद्रा होगी उसका फ़ोटो ले लिया जाएगा। इस वजह से ये शीशे का बना हुआ था और बिल्ली की फ़ोटो ली जा रही थी। तो गुथरी तथा हॉटन ने अनेक बिल्लियों पर बारी बारी से ये प्रयोग किया। उन्होंने बहुत सारी बिल्लियों पर ये एक्सपेरिमेंट किया और करीब करीब 800 फ़ोटो इन्होंने ली। बिल्लियों के जो पिंजरे से बाहर निकलने की जो 800 फ़ोटो करीब करीब इन्होंने ली और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तो इन्होंने ये देखा उस अध्ययन के बाद कि जो बिल्ली है ना, वो बक्से से बाहर आने के लिए जो अनुक्रिया करती है वो भिन्न भिन्न करती है। जैसे कि जब आपने पहले उसको बंद किया पज़ल बॉक्स में, ठीक, तो उसे कुछ नहीं पता, है ना, तो वो विभिन्न विभिन्न अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस, तरह तरह के ढेर सारे रिस्पॉन्सेस कर रही थी वो। ठीक, फिर एकदम से उसका कोई अंग पोल से टच हुआ और जो बॉक्स था वो खुल गया, उसे खाना मिल गया। ठीक, तो बिल्ली ने इस अंतिम रिस्पॉन्स को सीख लिया कि वो मुड़ी और उसकी पूंछ लगी, ठीक, या फिर पैर लगा, या फिर फेस लगा, है ना, दायां पैर लगा, बायां पैर लगा, मुंह लगा, जो भी अंग उसका स्पर्श किया, तो उसने वो अंतिम रिस्पॉन्स जो था वो सीख लिया। उसने ये सीख लिया कि इस तरीके से ये जो दरवाज़ा है ये खुल जाएगा। ये इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, तो उन्होंने बार बार यही देखा कि बिल्ली ने उस अंतिम अनुक्रिया को सीख लिया जिससे वो पहली बार बाहर आई थी। फिर जब उसे दोबारा बॉक्स में रखा गया तो यही देखा कि बिल्ली ने उसी अनुक्रिया को किया जिस अनुक्रिया से वो पहले बाहर आई थी, उसी अनुक्रिया को दोहराया और वो बक्से से बाहर आ गई। ठीक, तो जैसे यदि किसी बिल्ली ने पहली बार, अगर वही मैंने बताया ना, अगर दायां हाथ लगा तो उसने उसे जब बाद में रखा गया तो उसने दाएं हाथ से ही पोल को स्पर्श किया। अगर बायां हाथ लगा तो बाएं हाथ से ही पोल को स्पर्श किया। तो जिस बिल्ली का जो भी अंग स्पर्श हुआ था और उसके स्पर्श होने से दरवाज़ा खुला था, तो उस बिल्ली ने वही काम किया, है ना। अलग अलग बिल्लियाँ थीं, एक बिल्ली नहीं है, अलग अलग बिल्लियाँ हैं। एक बिल्ली का हाथ लगा था, किसी बिल्ली का पैर लगा था, किसी बिल्ली का मुंह लगा था, किसी बिल्ली की पूंछ लगी थी, अलग अलग बिल्लियाँ थी। बाद में जब फिर से ये काम किया गया तो ये देखा गया कि जिस बिल्ली ने हाथ से खोला था उस बिल्ली ने हाथ से ही खोला, जिस बिल्ली ने फेस से खोला था उसने फेस से ही खोला, जिसने पूंछ से खोला था उसने पूंछ से ही खोला।
ठीक, जिसने पीठ से खोला था उसने पीठ से ही खोला। कोई नया तरीका उन्होंने नहीं अपनाया, कोई नया तरीका नहीं ढूंढा कि हो सकता है हम बाएं हाथ से छू लें तो भी खुल जाए, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक, तो इस प्रकार के व्यवहार को गुथरी ने रूढ़िबद्ध व्यवहार कहा, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर का नाम दिया। इस प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने अपना समीपता अनुबंधन सिद्धांत बताया। ठीक, बिल्लियों के रूढ़िबद्ध व्यवहार के अवलोकन के परिणाम स्वरूप गुथरी ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में बहुत सारे सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है समीपता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। गुथरी के अनुसार ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का अनुबंधन है, इससे संबंधित सभी नियम वस्तुतः सीखने के केवल एक नियम है ना, एक नियम कौन सा, समीपता का नियम, उसी से निकले हैं। ठीक, समीपता का नियम ही गुथरी के सिद्धांत को अन्य सिद्धांतों से विलक्षण बनाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया के समय जो क्रियाशील उद्दीपक है पुनरावृत्ति होने पर पूर्वत अनुक्रिया देता है। जैसे जैसे उसने पहले जो अनुक्रिया की थी बाद में भी वही अनुक्रिया की। यही कारण है कि किसी परिस्थिति को दोहराने पर प्राणी पूर्ववत किया कार्य ही करता है, दूसरा कुछ ट्राई नहीं करता। जो रिस्पॉन्स वो पहले कर चुका है वही रिस्पॉन्स वो करता है ना। तो गुथरी ये कह रहे हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के पास पास होने के कारण ऐसा होता है। ठीक, एकल प्रयास अधिगम का नियम, लॉ ऑफ सिंगल ट्रायल लर्निंग। लॉ ऑफ सिंगल ट्रायल लर्निंग जो है उस नियम के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होते ही अधिगम कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है ना। मतलब एक ही प्रयास हुआ ना, एक ही प्रयास उसने सीखा और जो नियम था वो क्या हुआ, सही लग गया और जो दरवाज़ा था वो खुल गया, है ना। तो एक नियम के एकल प्रयास से ही दरवाज़ा खुल गया। ठीक, तो अधिगम के लिए सफल प्रयास या अनुभव पर्याप्त है, एक ही हो। ठीक, गुथरी ये कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध है वो प्रथम प्रयास में ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है। तो उसके लिए लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, थर्ड है नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी। गुथरी द्वारा प्रस्तुत इस नियम के अनुसार जो प्राणी है वो किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः जब उसको रखा जाता है तो वो वही अनुक्रिया करता है जो उसने अंतिम बार की थी। अंतिम बार जो उसने अनुक्रिया की थी वो नवीनता का नियम है। इसी से नवीनता के नियम की पुष्टि हुई। अगर मैंने 1 घंटे पहले ही इस ट्रिक से सॉल्यूशन निकाला था तो अगले क्वेश्चन के लिए भी मैंने वही ट्रिक लगाई, है ना, जो मेरी अंतिम अनुक्रिया थी उसी को दोहराता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, नवीनता का नियम कहा गया। चौथा है गति उत्पन्न उद्दीपक क्रिया, मूवमेंट प्रोड्यूस्ड स्टिमुली फंक्शन। प्रायः जो बाह्य उद्दीपक होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है, उनकी प्रस्तुति के कुछ अंतराल बाद ही प्राणी अनुक्रिया करता है। गुथरी का जो समीपता का नियम है, समीपता के नियम के आधार पर ऐसी परिस्थिति में अधिगम की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। गुथरी ने इस समय अंतराल को गति उत्पन्न उद्दीपक के प्रत्यय की सहायता से स्पष्ट किया है। ये क्या है, इससे तात्पर्य ऐसे उद्दीपकों से है जो शरीर के क्रियाशील या गतिवान होने पर उत्पन्न होते हैं तथा जो वांछित व्यवहार है, वांछित व्यवहार रूपी अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे शोर होने पर जो प्राणी है वो सिर को शोर की दिशा में तत्काल घुमाता है। भाई जिधर से भी शोर आता है उधर तुरंत अपना मुंह आप करते हैं चिल्लाने के लिए, बंद करो आवाज़, ठीक है। उसके बाद आप वांछित व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी बाह्य उद्दीपक से अनुक्रिया प्रारंभ होती है तो शरीर अगली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व लेता है और श्रृंखला के रूप में वह अनुक्रिया वांछित दिशा में अगला उद्दीपक प्रस्तुत करती है ना। तो मूवमेंट होता है उसी दिशा में, है ना, उसी दिशा में अब जो है अपना मूवमेंट करते हैं। तो यही चीज़ बता रही है कि मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्टिमुली के फंक्शन को। ठीक, नेक्स्ट है कार्यों का नियम। कार्यों का नियम नहीं होगा, कार्यों का अधिगम होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये अधिगम कर लीजिएगा। ठीक,
ठीक है, इस पर बहुत ही बेकार सी राइटिंग आती है। खैर, तो कार्यों का अधिगम, अभ्यास की आवश्यकता को स्पष्ट करते समय गुथरी ने जो एक्ट तथा मूवमेंट किए उनके बीच में विभेद किया। ठीक, उनके अनुसार किसी भी कार्य यानी किसी भी एक्ट के लिए अनेक मूवमेंट्स करने की आवश्यकता, बहुत सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है तथा किसी कौशल के लिए अनेक कार्यों को करना होता है। यही कारण है कि किसी कौशल को प्रदर्शित करने अथवा किसी कार्य को करने के लिए उद्दीपक और अनुक्रियाओं के अनेक अनुबंधों को सीखने की आवश्यकता होती है। गुथरी के अनुसार किसी एक क्रिया को सीखने के लिए केवल एक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप एक ही प्रयास से उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध है वो बन जाता है। परंतु किसी कौशल से, जैसे बल्लेबाजी करने जैसे कौशल के लिए अनेकानेक जो एसआर बंधन है उनकी ज़रूरत होती है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज हैं उनके लिए अनेक सारे बंधन बनने की आवश्यकता होती है तथा सभी आवश्यक बंधनों के लिए समय तथा अभ्यास का होना महत्वपूर्ण है ना। किसी कौशल में अगर आप निपुणता अर्जित करना चाहते हैं, भाई अगर आप बैट बॉल में एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं तो अभ्यास की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप सभी को सीख सकें, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना भाई बहुत तरीके से बॉल डाली जाती है, तो आप सारी चीज़ों को सीख लें। इसके लिए जब आप अभ्यास करेंगे तब आप परफेक्ट होंगे। रीइंफोर्समेंट, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। गुथरी ने अपने प्रयोगों में ये पाया कि बिल्ली ने बक्से के बाहर रखे भोजन पर ध्यान ही नहीं दिया था, परंतु इससे उसने बक्से से बाहर आने पर निष्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बेसिस पर तो वो थॉर्नडाइक के पुनर्बलन नियम का खंडन करते हैं कि गुथरी के अनुसार जो चीज़ें हैं वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है, परंतु सीखी गई अनुक्रिया के विलोपन होने से, है ना, या अनअधिगम मतलब अनलर्निंग होने से बचाव के लिए पुनर्बलन तो ज़रूरी है। भाई विलोपन हो जाएगा, आप भूल ही जाएंगे किसी क्रिया को करना, तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक, गुथरी ने ये भी माना कि पुनर्बलन देने से जो हमारी स्टिमुलेटिंग कंडीशन है, जो उत्तेजन अवस्था है, उसमें यांत्रिक परिवर्तन आ जाता है एवं पुनर्बलन की उपस्थिति में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो अनुबंधन है वो भी शीघ्रता से बनता है। ये इन्होंने जो है रोल बताया है रीइंफोर्समेंट का, बट ये उसके फेवर में नहीं है। दंड की भूमिका में क्या है कि सीखने में तथा विस्मरण में दंड की भूमिका को स्वीकार करते हुए गुथरी ये कहते हैं कि दंड इसलिए प्रभावी नहीं होता है कि ये प्राणी को कष्ट पहुंचाता है। ठीक, दंड जो है वो प्राणी को किसी अन्य प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए विवश करता है। जैसे साइकिल सवार के पीछे दौड़ते जो कुत्ते के मुंह पर तथा पिछले भाग पर चोट पहुंचना, दोनों ही कुत्ते के लिए कष्टकारी हैं, परंतु कुत्ते के मुंह पर चोट पहुंचाना या कुत्ते को साइकिल सवार के पीछे दौड़ने से रोकने में ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हो सकता है। मुंह पर चोट होने पर जो कुत्ता है वो तुरंत ही दौड़ना बंद कर देगा ना, भाई चोट लग जाएगी तो कैसे दौड़ेगा। जबकि पिछली भाग में चोट होने पर प्रारंभ में जो कुत्ता था वो साइकिल सवार की दिशा में बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा था, तो ये दंड की भूमिका हुई। पहले आप उसके पीछे तेज़ी से कुत्ता दौड़ रहा था, जब उसको चोट लग गई, ठीक, पनिशमेंट मिल गई, तो उसने दौड़ना बंद कर दिया, क्योंकि भाई तब तो चोट लग गई तो दौड़ना बंद कर देगा। तो दंड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि जो प्राणी है वो अपने व्यवहार को बदलने के बारे में सोचने के लिए विवश हो जाए तथा अवांछित अनुक्रिया करने के स्थान पर वांछित अनुक्रिया करे। ठीक, ये दंड का रोल है। जैसे आपको पनिशमेंट दी, तो कई बार होता है कि पनिशमेंट दी तो अगले दिन अपसेंट ही हो जाते हैं कि हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं जब तक सुनेंगी ये टेस्ट लेंगी। अगर इसके बजाय पनिशमेंट में कुछ ऐसा दूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से और याद करके आएँ या आप मोटिवेटेड हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कोई अवांछित अनुक्रिया करें। ठीक, विस्मरण तथा विलोपन, फॉरगेटिंग एंड एक्सटिंक्शन। गुथरी के अनुसार ये दोनों पुनर्बलन ना होने के कारण नहीं होते हैं, ये दोनों होते हैं व्यवधान के कारण। उनके अनुसार बाधाओं के ना होने पर विस्मरण नहीं हो सकता है। जब तक कोई बाधा नहीं आएगी तब तक बाधाएं नहीं होंगी, तो बाधाओं के ना होने पर आप जो फॉरगेटिंग है वो नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि विस्मरण जो है उसमें सदैव ही नया सीखना समाहित होता है। यही कारण है कि किसी गलत व्यवहार का विस्मरण होने या विलोपन होने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई नई बात इस तरह से सीखी जाए कि इससे जो पूर्व अधिगम है उसमें बाधा उत्पन्न हो। आपको जो पुराना कंसेप्ट था
वो अब आप भूल गए, अब आपने नया कंसेप्ट सीख लिया। तो जब आपने नया कंसेप्ट सीख लिया तो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उसमें क्या होगी, बाधा आएगी, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न होगी। ठीक। नेक्स्ट है अभिप्रेरक तथा प्रणोद। इसने सीखने की, गुथरी ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मोटिव्स तथा ड्राइव्स की भूमिका को स्वीकार किया है कि ये प्राणी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील रखते हैं। जैसे भूखे प्राणी को तब तक क्रियाशील रखते हैं जब तक उसे भोजन नहीं मिल जाता, है ना, यही तो ड्राइव का काम था। ठीक। गुथरी का मत था कि अभिप्रेरक प्रणोद केवल आंतरिक व शारीरिक ही नहीं वरन बाह्य और मनोसामाजिक भी होते हैं। अधिगम अंतरण क्या है, गुथरी ने अधिगम अंतरण के जो अनुशासनिक दृष्टिकोण है, यानी जो डिसिप्लिन व्यू पॉइंट है, उसको नकारते हुए जो समरूप तथा दृष्टिकोण है उसको स्वीकार किया है। ठीक। इंडिक्टिकल एलिमेंट व्यू पॉइंट को स्वीकार किया है। अतः इनके अनुसार जो दो परिस्थितियां हैं उसमें जितनी अधिक समानता होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया आप दूसरी परिस्थिति में भी करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक। गलत आदत परिष्कार का ये मतलब है कि गुथरी ने जो गलत आदतें हैं, गलत आदतों के परिष्कार की चर्चा करते हुए बुरी आदतों को छुटाने के लिए 3 विधियां बताई हैं। पहली है देहरी विधि। देहरी विधि में जो पहले उद्दीपक की तीव्रता को कम करके प्रस्तुत किया जाता है एवं धीरे धीरे उद्दीपक की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। जैसे कोई छोटा बालक यदि अपने बस्ते को भारी कहकर स्कूल तक नहीं ले जाना चाहता है तो पहले उसके बैग में से आप कुछ किताबें, ठीक है, तथा जो पसंद वाला नाश्ते का टिफ़िन है उसको रखकर आप स्कूल भेजेंगे। धीरे धीरे फिर आप किताबों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या है, देहरी विधि। दूसरा क्या है, थकान विधि। थकान विधि में जो प्राणी है वो अवांछित अनुक्रिया जो है उसको लगातार तब तक बार बार करने के लिए कहा जाएगा जब तक वो थक कर उस अनुक्रिया को करने की अनिच्छा ना कर दे। अगर आप बैट बॉल खेल रहे हैं, है ना, पढ़ेंगे नहीं, शाम को होमवर्क कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैट बॉल खेलेंगे, तो फिर क्या किया जाएगा, आपको इतना बैट बॉल खिलाया जाएगा, इतना बैट बॉल खिलाया जाएगा कि अगले दिन आप कहोगे, जब अगले दिन कहूँगी कि जाओ बैट बॉल खेलो जाके, तो आप कहोगे नहीं, नहीं खेलना बैट बॉल, बिल्कुल नहीं खेलना बैट बॉल। ठीक। तो देहरी विधि क्या थी, जब आपने उद्दीपक की तीव्रता को कम करके उसको प्रस्तुत किया, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया, है ना। ये आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको छुड़ाने के लिए बात हो रही है कि पहले एकदम से अगर आप सोचेंगे कोई चीज़ छोड़ दे तो नहीं, धीरे धीरे करके। ठीक। थकान विधि समझ में आ गई। ठीक है, कि थकान विधि क्या थी कि आप बार बार उस चीज़ को कराएंगे ताकि जब तक आप उसको करने से मना ना कर दें। असंगत उद्दीपक विधि में अवांछित अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के साथ एक ऐसे उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाएगा जो वांछित अनुक्रिया देते हों। ठीक है, जो अवांछित अनुक्रियाएं थी उनके बजाय वांछित अनुक्रिया दें, ऐसी चीज़ हमने साथ में प्रस्तुत कर दी। ठीक। जैसे कि आप नहीं पढ़ कर आ रहे थे या नहीं कुछ कर रहे थे, तो मैंने पनिशमेंट में ये कहा कि आपको कम से कम 50 विलोम शब्द और प्रिपेयर करके आने हैं। ये वांछित हुआ ना, आपने कुछ अच्छा सीखेंगे आप। ठीक। तो असंगत उद्दीपक विधि में वांछित अनुक्रिया करने पर फोकस किया जाता है। इसके लिए ऐसे उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिससे आप अवांछित की जगह वांछित अनुक्रिया करें। ठीक। तो इनके सिद्धांत या जो सीखने के नियम हैं, है ना, बहुत इनकी आलोचना भी की गई है। शैक्षिक नियतार्थ देख लेते हैं। शैक्षिक नियतार्थ जो है वो ये हैं कि इस सिद्धांत में केवल एकल नियम है भाई, प्रथम प्रयास एक ही बार में सीखने पर जोर दिया जाता है। तो सीखने की परिस्थितियाँ इस प्रकार से नियोजित की जाएं कि बच्चा जो है वो एक ही बार में अनुबंधन बना ले। ठीक। दूसरा ये है कि ये नवीनता का नियम बनाता है, तो इसलिए जो है नवीन अनुबंधन, क्योंकि जो नवीन अनुबंध होगा उसी के आधार पर उसने आखिरी अनुक्रिया वो करता है ना। तो छात्रों को सीखी गई बातों को कार्यपरक तथा व्यावहारिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इनका सिद्धांत निपुणता अर्जित करने में अभ्यास के महत्व को कम स्वीकार करता है। ये कहते हैं कि कार्यों में निपुण बनाने की दृष्टि से छात्रों को विविध प्रकार की परिस्थितियों में व्यवहार करने का अभ्यास कराया जाए, अनेक परिस्थितियाँ दी जाएं तब उसको अभ्यास कराया जाए। विस्मरण तथा विलोपन से बचाने के लिए इन्होंने व्यवधानों को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने कहा कि अधिगम जो है वो इस प्रकार का हो कि जो पूर्व में सीखी गई बातें उसमें बाधा उत्पन्न कर दे। ठीक, या बाधा उत्पन्न ना करे। ठीक है। बुरी आदतों की रोकथाम के लिए गुथरी द्वारा बताए गए तरीके कौन कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया, देहरी विधि, थकान विधि, असंगत उद्दीपक विधि। ठीक। तो
ये था आपका गुथरी का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। विस्मरण तथा विलोपन में वही कंसेप्ट था कि जब आप कोई नई बात सीख जाते हैं तो पूर्व अधिगम में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आपके शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो पूर्व में सीखी गई बातें भी आपको याद में रखनी पड़ती, उनसे आपको रिलेट करके चीज़ें आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जो 3 ये विधियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कौन सी विधियां हैं, है ना। आपको पहचानना होता है या फिर मैच द फॉलोइंग होता है या फिर किसने दी। ठीक। तो इसी के साथ गुथरी का जो सिद्धांत है वो ख़त्म होता है। कल हम एक नए सिद्धांत के साथ आगे आएंगे और इनसाइड थ्योरी और बाकी थ्योरीज़ हो चुकी हैं। कल हम टॉलमैन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।